हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की इनकम टैक्स की क्लास नंबर 14 रहने वाली है और अभी तक हम लोगों ने क्लास 13 तक को कर लिया है। पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करना चाहे तो पूंजीगत एवं आयगत का हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पूंजी से आशय को जाना, आय से आशय को जाना, व्यय के प्रकार को जाना और व्यय में हम लोगों की जो 3 प्रकार होते हैं उनमें हम लोगों ने पूंजीगत व्यय को अच्छी तरीके से जाना कि पूंजीगत व्यय होते क्या है और पूंजीगत व्यय की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है, क्लास नंबर 13 को नहीं देखा है, तो आपके टेलीग्राम चैनल में सारी की सारी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देखें। अब उसके बाद अगर हम लोग अब नए टॉपिक की बात करें तो इसी में एक नए टॉपिक है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर हम लोग बात करना चाहे तो मैंने आप लोगों को पूंजीगत व्यय के बारे में बता दिया था। और अब हम लोग आज करने वाले हैं आयगत व्यय, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन्हें इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो आयगत व्यय, हिंदी में क्या बोलते हैं तो इन्हें आयगत व्यय बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें इंग्लिश में रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसे व्यय, देखो ऐसे व्यय जो हम लोग महीने में प्रतिदिन करते हैं तो ऐसे व्यय को आयगत व्यय बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग करते हैं, दीर्घ काल में करते हैं तो उन्हें पूंजीगत व्यय बोलते हैं। कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है कि ऐसे व्यय जो हम लोगों को डेली करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने मोटरसाइकिल ली, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल दिए थे। मोटरसाइकिल मान लो हम लोगों ने ली, अब मोटरसाइकिल पर अगर खर्च करेंगे, मान लो 50,000 खर्च किया, तो ये तो हम लोगों का, क्योंकि मोटरसाइकिल तो हम रोज खरीदेंगे नहीं, तो ये तो हो गया हम लोगों का पूंजीगत व्यय हो गया। इन्हें बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल, तो वो पेट्रोल जब चलेगी गाड़ी तब देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हम लोग डेली कराते हैं, तो ये व्यय कैसा व्यय होगा, तो ये व्यय होगा आयगत व्यय। अब ऐसे ही एक कंपनी है, अब एक कंपनी है और कंपनी ने अपने बनाने के लिए कंपनी ने क्या ली होगी, तो भूमि ली होगी। तो भूमि अगर मान लो लैंड लिया है तो उसका जो एक्सपेंसेस है, लैंड का एक्सपेंसेस होगा, तो वो कैसा एक्सपेंसेस होगा, तो वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर भूमि ली है तो मशीन भी लगाई होंगी, तो मशीन कैसा एक्सपेंडिचर होगा, तो वो भी हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब मान लो मशीनों में बिजली जाती है, बिजली लगाई जाती है, तो बिजली का व्यय अगर हम लोग पूछें तो बिजली का जो व्यय है वो आयगत व्यय होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे व्यय जो हम डेली करते हैं उन्हें आयगत बोलते हैं, और ऐसे व्यय जो हम लोग साल, 2 साल, 5 साल में करते हैं, दीर्घ काल में करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते हैं, तो उनको हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन को जानेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो इसके अर्थ के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिख लेना है। आयगत व्ययों का आशय उन व्ययों से है, आयगत व्ययों का आशय, आयगत व्ययों का आशय उन व्ययों से है, उन व्ययों से है, उन व्ययों से है, उन व्ययों से है जो व्यवसाय के उपचार, संचालन के संबंध में किए जाते हैं। उपचार संचालन के
संबंध में किए जाते हैं तथा जो व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन, व्यवसायी की स्थायी संपत्तियां बोलते हैं, जिन्हें फिक्स एसेट्स बोलते हैं। स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता रखने से संबंधित होते हैं। ये व्यय, अगर हम लोग इनकी बात करें तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे एक अलग लाइन से, तो ये व्यय बार बार होने के स्वभाव के होते हैं। होने के स्वभाव के होते हैं। इन व्ययों को बार बार लगातार किया जाता है। अब आयगत व्यय के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि स्थायी, देखो इसमें लिखा हुआ है, आयगत व्यय को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्यवसायिक व्ययों, आयगत व्ययों से आशय उन व्ययों से है जो व्यवसायी के उपचार संचालन के संबंध में किए जाते हैं। तो ऐसे व्यय जो व्यवसायी के उपचार संचालन में किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें आयगत व्यय बोलते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो मान लो क्वेश्चन पूछा गया, मान लो किसी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवसायी, एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो व्यवसायी के उपचार संचालन के संबंध में कौन से व्यय किए जाते हैं। और मान लो ऑप्शन बना दिए उन्होंने, ये 4 ऑप्शन बना दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बनाया, मान लो पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, पूंजीगत और आयगत दोनों, और लास्ट में ऑप्शन दे दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्यवसायी के उपचार संचालन के संबंध में कौन से व्यय किए जाते हैं, तो आयगत व्यय किए जाते हैं। ऐसे कौन से व्यय होते हैं जो बार बार किए जाते हैं, तो वो आयगत व्यय होते हैं। तो ऐसे कौन से व्यय होते हैं जो स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता रखने से संबंधित होते हैं, तो वो आयगत व्यय होते हैं। तो इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ के जाना है, क्योंकि समझ वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि रटे हुए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने लिखा आप लोगों के सामने, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए या हो सकता है ना भी आए, लेकिन समझ विकसित कर ली ना एक बार, तो चाहे कोई क्वेश्चन पूछे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे आयगत व्यय की विशेषताएं। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं आयगत व्यय की विशेषताएं। आयगत व्यय की क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर हम लोग बात करनी होगी, और आयगत व्यय की विशेषताओं को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने पूंजीगत व्यय की विशेषताओं को पढ़ा है, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। ठीक है,
एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके लिखेंगे कि इन व्ययों के अंतर्गत व्यापार चलाने के सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां आती हैं। तो व्यापार, अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो व्यापार चलाने में सामान्य व्यय, व्यापार चलाने में सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां आती हैं। तो इन व्ययों में कौन सी राशियां आती हैं? तो ऐसी राशियां जो व्यापार के चलाने में सामान्य रूप से व्यय की जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मजदूरी। अब मजदूरी क्या है? अगर व्यापार चलाना है तो मजदूरी देनी होगी। वेतन, मजदूरी, वेतन, किराया इत्यादि, मतलब ऐसे बहुत से होते हैं तो जो व्यापार को चलाने के लिए सामान्य रूप से व्यय किए जाते हैं उन्हें आयगत व्यय कहते हैं। अब व्यय को पढ़ना नहीं है ना रटना है, आप लोगों को समझना है। अगर हम लोग दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता कौन सी है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है कि ये व्यय स्थायी स्वभाव के नहीं होते हैं। तो आयगत व्यय स्थायी स्वभाव के नहीं होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि अगर मान लो हमने मशीन खरीदी, 5 लाख रुपए लगा के मशीन खरीदी, तो ये हम लोगों का स्थायी स्वभाव का नेचर हो गया, क्योंकि अब हमें मशीन नहीं खरीदनी। अब लेकिन अगर हम लोग आयगत व्यय की बात करें तो उसी मशीन पर मान लो अगर हम लोगों को बिजली मान लो दी जाती है, तो अगर बिजली जो है, अगर आज मान लो 1 महीने में 1000 रुपए आई और अगर हम लोग उसमें उत्पादन ज्यादा करेंगे तो वो 2000 रुपए आएगी। तो इनका नेचर कैसा हो गया? ये स्थायी स्वभाव का नहीं हो गया, क्योंकि आज जो बिल है वो 1000 रुपए आया और कल बिल वो 2000 रुपए हो गया। तो ऐसा नेचर स्थायी स्वभाव का नहीं होता है। तो ऐसा जो नेचर स्थायी स्वभाव का हो तो उन्हें पूंजीगत व्यय बोलते हैं, और ऐसा नेचर कि जिनका स्थायी स्वभाव का ना हो उन्हें आयगत व्यय बोलते हैं। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। तो 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये अल्पकालीन जो व्यय है, आयगत व्यय अल्पकालीन होते हैं। आयगत व्यय की प्रवृत्ति अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकालीन होती है। आयगत व्ययों की जो नेचर होता है, जो प्रवृत्ति होती है, वो अल्पकालीन होती है, शॉर्ट टर्म होती है। नंबर 4 की अगर हम लोग बात करना चाहे तो नंबर 4 में हम लोग क्या लिखेंगे? चौथी नंबर विशेषताओं में लिखा हुआ है कि इन व्ययों को बार बार नहीं किया जाता। इन व्ययों को बार बार किया जाता है। इन व्ययों को, आयगत व्ययों को बार बार किया जाता है। आयगत व्ययों को बार बार किया जाता है, क्योंकि जो व्यापार है, अगर बार बार करने की बात करें तो क्योंकि व्यापार जो है वो लगातार निरंतर चलता रहता है, इसीलिए इन व्ययों को बार बार किया जाता है। एक बार में कोई चीज
पूरी नहीं की जा सकती। मान लो कि एक बार मजदूरी दे दी, अब तुम कल दूसरी बार मजदूरी नहीं देंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वो व्यापार में आपके में काम लगातार कर रहा है, इसीलिए आपको मजदूरी उसे बार बार देनी होगी। और उद्देश्य क्या है इनके, और भी देख लेते हैं कि विशेषताएं इनकी क्या हैं। 5वें नंबर की अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो आयगत व्यय स्थायी संपत्तियों की स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखते हैं। जो आयगत व्यय होते हैं वो स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखते हैं। आयगत व्यय लाभ उपार्जन शक्ति को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो आयगत व्यय लाभ उपार्जन शक्ति को बनाए रखते हैं। आयगत जो व्यय होते हैं वो लाभ उपार्जन शक्ति को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो ये तो हो गई हम लोगों की आयगत व्यय की विशेषताएं। अगर आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई हैं, तो आयगत व्यय के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयगत व्यय की विशेषताओं को हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा जिससे हम लोगों का कि आयगत व्यय देखो व्यापार चलाने में सामान्य रूप से जो व्यय किए जाते हैं उन्हें आयगत व्यय कहते हैं। ये पहली विशेषता है कि ये सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां इसमें आती हैं। आयगत व्यय कैसे होते हैं, तो आयगत व्यय स्थायी स्वभाव के होते हैं, स्थायी स्वभाव के नहीं होते। आयगत व्यय जो होते हैं वो स्थायी स्वभाव के नहीं होते हैं। आयगत व्यय की जो प्रवृत्ति होती है वो दीर्घकालीन न होकर कैसी होती है, अल्पकालीन होती है। आयगत व्यय कैसे होते हैं, तो आयगत व्यय बार बार किए जाते हैं। आयगत व्यय सभी स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता को बनाए रखते हैं और लाभ उपार्जन शक्ति को बनाए रखते हैं या फिर उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये हो गई हम लोगों की आयगत व्यय की विशेषताएं। अब हम लोग अगर बात करें तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो आयगत व्यय के उदाहरण, आयगत व्यय के उदाहरण की बात करें तो आयगत व्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आयगत व्यय कहते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को कुछ तो बातें समझ में आ जाएं। जैसे मजदूरी एवं वेतन, चाहे मजदूरी दी जाए, ऐसे देखो अब मजदूरी हम लोगों को बार बार देनी होती है तो ये व्यय आयगत व्यय होते हैं। विद्युत व्यय, किराया हम लोगों को एक बार दे दिया, ये नहीं कि अब हम नहीं देंगे तो बार बार देना पड़ेगा। मरम्मत एक बार करा ली, अब हम नहीं कराएंगे तो आयगत व्यय में आएगा। तो इस प्रकार से मरम्मत आदि, तो ये बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो आयगत होते हैं। इनको लिखना भी बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझ गए कि ऐसे व्यय जो बार बार प्रकृति के होते हैं, जो बार बार किए जाते हैं, उन्हें आयगत व्यय बोलते हैं, और जो दीर्घकाल में होते हैं उन्हें हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखो, मैंने आप लोगों को व्यय बताए थे कि व्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोगों का पूंजीगत व्यय,
एक होता है हम लोगों का आयगत व्यय, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थगित आयगत व्यय को। तो अब हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, स्थगित आयगत व्यय के बारे में जानेंगे। स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिन्हें बोलते हैं। तो स्थगित आयगत व्यय के बारे में हम लोग जानेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। स्थगित आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय, इनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं। इनके बारे में पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इनके बारे में, कि इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो यदि किसी व्यवसाय में, यदि किसी व्यवसाय में, यदि किसी व्यवसाय में ऐसे व्यय किए जाते हैं, ऐसे व्यय किए जाते हैं, यदि किसी व्यवसाय में ऐसे व्यय किए जाते हैं जो आयगत हैं, परंतु इसकी उपयोगिता व्यवसाय द्वारा अनेक वर्षों तक प्राप्त की जाएगी, तो इन व्ययों को स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। स्थगित आयगत व्यय कहते हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, अच्छी जानकारी हम लोगों की हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझ भी लेंगे। तो इनकी कुछ राशि प्रथम वर्ष के लाभ हानि खाता में और शेष राशि चिट्ठा में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है। संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है। तो अब समझो, इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों ने एक एक्सपेंसेस बिल्कुल सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन पर अगर हम लोगों ने व्यय किया है, एडवर्टाइजमेंट जिसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, तो एड जिसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं, तो अगर हम लोगों ने मान लो ऐड किया है, ठीक है, मान लो हम लोगों ने विज्ञापन पर कुछ खर्च किया है, मान लो हम लोगों ने ये व्यय मान लो 5,000 रुपए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसका हम लोगों ने विज्ञापन कराया है, टीवी पर दिखाया है मान लो, और उसकी जो लागत आई है वो 5,000 रुपए आई है। तो ये व्यय आप बताइए, ये व्यय आप लोग कौन से व्यय में रखेंगे? इसे आप कौन से व्यय में मानेंगे? तो इसे आप पूंजीगत व्यय मानेंगे,
इसे आप आयगत व्यय मानेंगे, आयगत व्यय मानेंगे, या फिर इसे आप स्थगित आयगत व्यय मानेंगे, स्थगित आयगत व्यय मानेंगे। तो देखो, विज्ञापन पर बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट खर्च करते हैं और आप लोग कहेंगे कि विज्ञापन पर व्यय जो करते हैं वो हम लोग दीर्घ काल में एक तरीके से करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने विज्ञापन कर दिया, लेकिन उसके आज मान लो विज्ञापन कर दिया तो आने वाली जो समय में उससे हमें लाभ होगा, और उससे हमें लाभ होगा तो एक तरीके से ये तो हम लोगों का आयगत हो गया। तो देखो, पूंजीगत व्यय कैसे होते हैं, तो पूंजीगत व्यय आप लोग कहेंगे कि ऐसे व्यय जो हम लोग दीर्घ काल में करते हैं, 5-10 साल बाद करते हैं, तो उन्हें पूंजीगत व्यय बोलते हैं। आयगत व्यय ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बार बार करते हैं, तो ऐसे व्यय आयगत होते हैं। और स्थगित आयगत व्यय वो होते हैं जो हम लोग एक बार तो करते हैं, मान लो एक बार या 2 बार करते हैं, लेकिन इनसे जो लाभ होता है वो हमें कई वर्षों तक होता है, इनसे जो हमें लाभ होता है वो कई वर्षों तक होता है, तो इन्हें स्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। तो विज्ञापन पर जो हमने खर्च किया है, तो विज्ञापन पर जो खर्च किया है, मान लो 5,000 रुपए, तो हम लोगों को इससे जो लाभ होगा वो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, अनेक वर्षों में होगा इससे लाभ, तो हम लोगों का ये व्यय स्थगित आयगत व्यय माना जाएगा। स्थगित आयगत व्यय के क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो स्थगित आयगत व्यय कौन कौन से होते हैं उनको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पूंजीगत और आयगत तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन स्थगित आयगत व्यय के बारे में बहुत कम ही लोग करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो स्थगित आयगत व्यय के उदाहरण की बात करें, स्थगित आयगत व्यय के उदाहरण, स्थगित आयगत व्यय के उदाहरण, स्थगित आयगत व्यय के उदाहरण की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो उदाहरण की हम लोग बात करें, तो इसमें कौन कौन से जो व्यय हैं वो स्थगित आयगत व्यय माने जाते हैं, तो हम लोग पहले व्यय को लिख लेते हैं, अंशों के निर्गमन पर व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय या निर्गमन के समय व्यय, ऋणपत्रों के निर्गमन के व्यय, अभिगोपक जिसे अंडर राइटर बोलते हैं, तो अभिगोपकों को दिया जाने वाला कमीशन, अभिगोपकों को दिया जाने वाला कमीशन, प्रारंभिक व्यय, विज्ञापन पर व्यय, तो ये सभी व्यय जो होते हैं इनसे जो हमें लाभ मिलेगा वो कई वर्षों तक मिलेगा। जैसे अंश को हमने अंशों का निर्गमन किया है, तो हमें अंश को इशू करने से पैसा मिलता है, और पैसा मिलेगा तो हम लोग उस पर कई वर्षों तक लाभ प्राप्त करेंगे। ऋणपत्रों के निर्गमन पर व्यय करेंगे, अभिगोपकों को दिया गया कमीशन, प्रारंभिक व्यय और विज्ञापन पर व्यय। तो ऐसे व्यय और भी व्यय होते हैं जो हम लोगों को आने वाले कई सालों तक लाभ दें, तो उन्हें हम लोग स्थगित आयगत व्यय कहते हैं, स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं, जो स्थायी संपत्तियों को हम लोग खरीदते हैं, तो वो व्यय हम लोगों के पूंजीगत व्यय होते हैं। और एक तरीके से ऐसे व्यय जो हम लोग दीर्घ काल में करते हैं, तो वो व्यय हम लोगों के पूंजीगत व्यय होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पूंजीगत प्राप्ति एवं आयगत प्राप्ति। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति। तो ये हम लोगों का
नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? अब प्राप्तियां, अभी तक हम लोगों ने पूंजीगत व्यय को पढ़ा है, अब हम लोग पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति को पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि ऐसी प्राप्तियां जो हमें साल 2 साल 5 साल बाद मिले, तो ऐसी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ऐसी प्राप्तियां जो हमें कभी कभार मिले उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। ऐसी प्राप्तियां जो हमें डेली मिले उन्हें हम लोग आयगत प्राप्ति कहते हैं। इनको लिख लेते हैं, लिखने से आप लोगों को समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से, और पहली बात तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं अच्छी तरीके से अपने नोट्स में कि पूंजी संपत्ति के बेचने से 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 जो आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। और दूसरी बात में लिखी हुई है कि व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन जिस माल में व्यवसाय करता है, उसे बेचने से जो आय प्राप्त होती है, उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आयगत प्राप्ति कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ऐसी प्राप्तियां, देखो पूंजी प्राप्तियां कौन सी होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? जैसे मान लो हम लोगों ने एक मशीन ली है, ठीक है, तो ये मशीन ली होगी तो हम लोगों ने व्यय किए होंगे। अब ये मशीन जो है, इसका जो कबाड़ मूल्य जिसे स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, कबाड़ मूल्य हो गया, और इसका जो मूल्य है वो 1000 रुपए है। अब इसको हमने बेच दिया तो हम लोगों को जो 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो वो हम लोगों की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो क्योंकि पूंजी संपत्ति को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। और ऐसी प्राप्ति जो हमें डेली ना मिलती हो उन्हें हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। और व्यवसायी द्वारा जिस माल में व्यवसाय किया जाता है, जिस माल में व्यवसाय करता है और उसे बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। इसी के अंतर्गत हम लोगों का एक टॉपिक और है पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ, और पूंजीगत हानियां और आयगत हानियां। उनको हम लोग करने के बाद अगली क्लास में आप लोगों के साथ में ही एमसीक्यू पर भी चर्चा करेंगे, और इन्हीं के एमसीक्यू को भी हम लोग साथ में ही करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इनके एमसीक्यू भी हम लोग साथ में ही करने वाले हैं।
तो आज की क्लास आप लोगों को पूरी देखनी है और इन सभी क्लासों को जो मैंने डाली हुई हैं उनको आप लोगों को 100% पूरे अच्छी तरीके से देख लेना, उनके नोट्स तैयार कर लेना है। और इसी सेक्शन में आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासें मिल रही हैं, क्लासें नहीं लेकिन नोट्स तो मिल ही रहे ना आप लोगों को। पार्ट 2 तक हम लोगों ने बात की है और कल आप लोगों को पार्ट 3 पर भी हम लोग आप लोगों को डाल देंगे, जिससे आप लोगों की अच्छी तरह तैयारी हो जाए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।